अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका दोस्त ज़ीशान उमर और पर्सोना ऑफ एजुकेशन जो है उसका चैप्टर नंबर 7 हम करने लगे हैं, एजुकेशनल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। पहला क्वेश्चन है, द कोड ऑफ एथिक्स इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड बाय। जो कोड ऑफ एथिक्स को आप ये भी कह सकते हैं कि जो लॉज हैं, कानून हैं, या किसी भी काम करने कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं किसी भी काम करने को तरीका जो असूल ज़ाब्ते बनाए जाते हैं। तो वो कहता है कि किसी भी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए जो कोड ऑफ एथिक्स हैं वो कौन बनाता है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन बनाती है। यहाँ पे मुख्तलिफ टर्म्स दी हुई हैं, यहाँ पे नीचे मैनेजर भी दिया हुआ है, ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन दिया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन एक ब्रॉडर टर्म है, मैनेजर जो है वो एक स्मॉलर टर्म है, नैरो टर्म है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये वो लोग होते हैं जो पॉलिसी बनाते हैं, जो ओवरऑल किसी भी कंपनी को, किसी भी इदारे को लेकर चल रहे होते हैं, और ये अपने माइंड का इस्तेमाल करते हैं। यानी ये मुखलिस हैं तो इदारा चलेगा। ये हर चीज़ का जो ऊपर से एक ज़ाब्ता इखलाक बनाना वो इन्होंने बनाना होता है। जो मैनेजर होते हैं उनका काम ये होता है कि उनके जो है ना जो काम असाइन किया जाता है उन्होंने उस काम को लेना, ना ये पॉलिसी बनाने में इनका किरदार नहीं होता, कोड ऑफ एथिक्स बनाने में यानी इनका कोई इंटेलेक्चुअल काम नहीं होता। इन्होंने कोई पॉलिसी या क्या करना है, कोई डायरेक्शन नहीं देनी होती। इन्होंने जो ऑलरेडी जो एथिक्स बने होंगे उनको फॉलो करवाना होगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हायरार्की वाइज द हाई इज़। तो हाई क्या है, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, सिलेक्शन बोर्ड, सिंडिकेट। तो सबसे जो हाई है इसमें वो एडमिनिस्ट्रेशन होगी। जो ज़्यादा तकाबले इससे करीब होता है वो लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों में कॉमन है कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ, लेकिन बाकी एडमिनिस्ट्रेशन हाई होगा और ये मैनेजमेंट, ये बाकी चीज़ें लो होगी। द थिंकिंग थिंग इज़। तो जो सोचना होता है ना, सोचने से मुराद ये है कि हमने डायरेक्शन देनी है, हमने पॉलिसी बनानी है, कोड ऑफ एथिक्स बनाने हैं, कि अपना जो गोल डिसाइड करना है, को अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन में आती है। द डूइंग थिंग इज़। करने वाले कौन होते हैं, वो मैनेजमेंट होते हैं। यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन वो बैठ के उन्होंने दिमागी तौर दफ्तरों में बैठ के उन्होंने सारा किया, और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किसने करवाना है, वो मैनेजमेंट ने करवाना है। एंड स्कूल द हेड मास्टर इज़। तो स्कूल में हेड मास्टर जो होता है वो मैनेजर होता है। क्यों? क्योंकि जो पॉलिसी बननी होती है वो तो और होते हैं, एजुकेशनिस्ट होते हैं जो पॉलिसी बनाते हैं। मैनेजमेंट जो स्कूल हेड मास्टर है वो स्कूल की जो पॉलिसी तो उसका बनाना काम नहीं है कि कब पास करना है किसको और कैसे एडमिशन, ये सारा तो जो ऑलरेडी उसको एक डायरेक्शन मिलती है उसको उसमें फॉलो करना होता है। सिक्स क्वेश्चन है, इट इज़ अ प्रोसेस टू इनेबल्स द राइट पीपल टू रिसीव द राइट एजुकेशन फ्राम द राइट पर्सन। ये एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि वो इनेबल करे, यानी उनको इस काबिल बनाए, द राइट पीपल टू रिसीव द राइट एजुकेशन। जो बच्चा जिस तालीम का हकदार है उसको वो मिले, फ्राम द राइट पर्सन, और जो तालीम देने वाले हों वो भी राइट पर्सन हो। इट मोबिलाइज, इक्विप्स एंड ट्रेन द वर्कर। ये जो वर्कर होते हैं अपने उनको इक्विप करते हैं, उनको मोबिलाइज करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। ये काम है इसका एडमिनिस्ट्रेशन का। इट एक्सरसाइज द अथॉरिटी, ये मैनेजमेंट होना है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। एक्सरसाइज द अथॉरिटी, अपनी जो अथॉरिटी है उसको एक्सरसाइज करेंगे, यानी जो उनको असूल वगैरह मिलेंगे उसको वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ वैसे ये यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है, अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी, अथॉरिटी मैनेजमेंट के पास भी है, और दोनों ने अपनी अथॉरिटी को जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे चूँकि मैनेजमेंट लिखा हुआ है, मैनेजर नहीं लिखा हुआ, मैनेजर लिखा होता तो हम शायद उसकी तरफ चले जाते। तो आप बेहतर है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसके आंसर लगा लें। 9, अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग फॉर सेम टास्क एंड गोल। वो लोग जो एक मकसद के लिए और एक काम कर रहे होते हैं उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ है। द टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ मोर कंसर्नड विद द इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट। तो स्कूल रिसोर्सेज, ये स्कूल एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है कि इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट जो है स्कूल के रिसोर्सेज को जो है यूज़ करना। 11 है, इट मेन पर्पज़ इज़ टू डील विद पब्लिक अफेयर्स। तो जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इट मेन पर्पज़ इज़ टू डील विद पब्लिक अफेयर्स। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पब्लिक अफेयर्स को देखती है। द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कंप्राइजेज ऑन सम एंड मेजर स्टेप्स। तो ये जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये कुछ स्टेप्स पे मुश्तमिल होता है, तो उसे एडमिनिस्ट्रेशन स्टेप्स बोलेंगे, प्रोसेस बोलेंगे। 13, द थॉट प्रोसेस ऑफ सिलेक्ट अ लॉजिकल चॉइस फ्राम अमंग द अवेलेबल ऑप्शन।
तो ये जो होता है ना अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना या लॉजिकल चॉइस करना, तो चॉइस किस में, तो डिसीजन मेकिंग होता है। इट इज़ कंसर्न्ड विद व्हाट इज़ टू डू और एंड हाउ इट इज़ टू डू, तो ये कैसे करना है और कब करना है, क्या करना है और कैसे करना है। तो ये प्लानिंग वाले जो है ना, वो प्लानिंग जब करते हैं तो वो डिसीजन वाले क्या करते हैं, वो चूज़ करते हैं, वो अल्टरनेटिव सिलेक्ट करते हैं, प्लानिंग वाले प्लान करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ मैंने आपको बता दी है, कम्युनिकेशन वाली जो इंटरपर्सनल या आपस में कंपनी की जो रिलेशनशिप कायम करते हैं। 15 है, इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, यानी दिमागी एक्टिविटी है। डिटरमाइन अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर फ्यूचर नीड, तो प्लानिंग के अंदर सबसे ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल हो रहा होता है, तो ये प्लानिंग होगा। अलॉटमेंट ऑफ ड्यूटीज़, ड्यूटीज़ देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसका कार्ड, ये जो ड्यूटीज़ दी जाती हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। तरतीब देना, अलॉट करना मतलब तरतीब देना, किसके में कौन कौन सा काम है ये करना। 17 है, मेकिंग ऑप्टिमम यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू इनेबल द सक्सेसफुल आउट ऑफ प्लान इज़ कॉल्ड, तो ये जो है ये भी ऑर्गेनाइज यूज़ ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू इनेबल द सक्सेसफुल कैरिंग आउट ऑफ द प्लान, प्लान को सक्सेसफुल लेने के लिए जो हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है तो वो किस में आएगा, वो भी ऑर्गेनाइजिंग में आएगा, यानी हम कैसे उसको अपने जो गोल्स हैं उसको अचीव कर सकते हैं। 18, इट इज़ अ प्रोसेस बाई विच डायरेक्टिंग इंफॉर्मेशन आइडियाज़ एक्सप्लेन, अब क्या कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन, डायरेक्टिंग इंफॉर्मेशन यानी मालूमात देने वाले, आइडियाज़ देने वाले, एक्सप्लेन करने वाले, क्वेश्चन करने वाले, और ट्रांसमिट हम पर्सन पर्सन ग्रुप टू ग्रुप, तो ये कम्युनिकेशन होगी, यानी कि जो इंफॉर्मेशन आइडियाज़ एक्सप्लेनेशन करेंगे तो कम्युनिकेशन का काम है। कम्युनिकेशन फ्रॉम जूनियर टू सीनियर, जो नीचे से ऊपर जाती है उसे अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं, जो ऊपर से नीचे आती है उसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं, और कम्युनिकेशन विच रन्स अलॉन्ग द सीन, जो एक लेवल पे रहती है उसे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। और जो कोलीग्स के दरमियान कम्युनिकेशन होती है वो भी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है, लेकिन जो अपने बॉस के साथ होती है वो वर्टिकल कम्युनिकेशन होती है। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम सीनियर, सीनियर तो से नीचे जूनियर की तरफ आना उसे कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इसके बाद है डैश मीन यूजिंग पावर और अथॉरिटी पार्ट्स ऑफ द वर्क, तो पावर इन्फ्लुएंस जो है ना वो जब यूज लीडरशिप की डेफिनेशन ये होती है ना कि द पर्सन हु हैव इन्फ्लुएंस ऑन द अदर, तो वो इन्फ्लुएंसिंग का मतलब ये होता है कि अपनी पावर अथॉरिटी को दूसरों के ऊपर लगाना, अपना इन्फ्लुएंस करना उसको। इंटर रिलेटिंग द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्क, इंटर रिलेट करना उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट करना। इंटर रिलेटिंग का मतलब क्या है, आपस में कोऑर्डिनेट करना। ब्रिंगिंग इनटू अप्रोप्राइट रिलेशनशिप द पीपल एंड थिंग्स, आपस में रिलेशनशिप वो कोऑर्डिनेशन में आ जाए। गिव अ जजमेंट, तो ये इवेल्युएशन आएगा, जजमेंट, ये डिसीजन मेकिंग। हाईली ऑर्गेनाइज्ड यूनिटी ऑफ द ग्रुप विद द क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, तो वो यानी कि वो लोग जिनका का ग्रुप जिनके ऑब्जेक्टिव डिफाइंड होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है। क्रिटिकल एग्जामिनिंग जो होती है वो इंस्पेक्शन में होती है, कि जिसके अंदर बारीक बीनी के साथ चीज़ों को देखा जाता है, वो इंस्पेक्शन होती है। और जिसमें स्पोर्टेबली एग्जामिनिंग, जिसके अंदर वो ये बात ये है कि जिसके अंदर आपको सपोर्ट दी जा रही हो, जो सुपरवाइज़र है वो आपको सपोर्ट भी कर रहा है, आपको बता भी रहा है कि आपने काम को कैसे कैसे करना है, तो ये वाला होता है सुपरविजन। और जिसके अंदर आपको क्रिटिकली यानी काम आपने करना है, उसने इंटरफेयर नहीं करना, उसने चेक करना है, मुआयना करना है, तो वो इंस्पेक्शन होगा। कंस्ट्रक्टिव इन नेचर, तो जो सुपरविज़न है ये कंस्ट्रक्टिव होती है, क्योंकि ये जो है ना वो बिल्ट कर रही होती है, कुछ बता रही होती है। हेनरी फॉयल ने जो है वो 1841 से 1925 लाइफ स्पान है, ये एक फ्रेंच इंजीनियर था हेनरी फॉयल, जिसने प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी दिए, और एडमिनिस्ट्रेशन इसका बड़ा नाम है, ये एक इंजीनियर था। हेनरी फॉयल ने एक बुक लिखी थी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की जो बुक थी ये हेनरी फॉयल ने लिखी थी, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। 33 है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग कंट्रोलिंग आर द फंक्शन ऑफ द PODCC, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग एंड ये किसके फंक्शन है, ये PODCC, ये हेनरी फॉयल ने चूँकि 5 स्टेप बताए थे, आप याद रख लें। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग PODCC कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग,
ये 5 स्टेप हेनरी फॉयल ने अपनी जो है मैनेजमेंट थ्योरी में दिए थे। मैक्स वेबर ने जो था उसने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी भी दी थी। 1864 से लेकर 1920 तक का लाइफ स्पान है इसका। ये जर्मनी में पैदा हुआ और ये एक सोशियोलॉजिस्ट था। जो मैक्स वेबर सोशियोलॉजिस्ट था, जर्मनी में पैदा हुआ और इसने 1864 से 1920 तक का लाइफ स्पान है। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी मैक्स वेबर ने दी थी। विलिंगनेस टू कॉपरेट और कॉमन पर्पस एंड कम्युनिकेशन, द absence any one of these three elements would lead to the disintegration of organization according to। तो ये 3 ऐसी चीज़ें हैं, वो कह रहा है कि जिनकी कमी से जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन की डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन की। तो कौन से उसने मैक्स वेबर ने 3 पॉइंट्स बताए थे, इनिशिएटिव, स्टेबिलिटी और एक्सपेरेट। यानी कि एक कंपनी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन 3 चीज़ें, एक तो इनिशिएटिव लेने वाले हों, स्टेबिलिटी उसमें और एक्सपेरेट हो। मैक्स वेबर और कैशियर बर्नार्ड स्ट्रांगली फेवर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी। मैक्स वेबर और ये जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है ये बेसिकली है डिस्ट्रीब्यूटिव, कि इसमें जो है ना वो एक चेन होती है, चेन ऑफ कमांड होती है। द फेमस बुक, कौन सी बुक? द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज, रिटन बाय डॉगलस एम.सी. ग्रेगर। जो ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज, एम.सी. डोगल ने जो बुक लिखी, एम.सी. ग्रेगर ने बुक लिखी थी। 1906 से 1964 लाइफ स्पान था इसका। और यही जो एम.सी. ग्रेगर ने जो थ्योरी दी थी वो एक्स वाई दी थी। एक्स क्या होते हैं, वाई क्या होता है जेन में? एक्स वो लोग होते हैं कि जो काम को पसंद नहीं करते, वो काम से जी चुराते हैं और ज़बरदस्ती काम कर रहे होते हैं। इनके ऊपर अथॉरिटी का होना ज़रूरी है और इनके स्किल की कमी होती है, ये एक्स होते हैं। और वो लोग जिनको काम करने का शौक़ भी होता है, थोड़ी सी हेल्प से बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं और मिलजुल के काम करने वाले होते हैं, ये वाई होते हैं। जो एक्स होते हैं ये कंसिडर, ये ऑटोक्रेटिक कहलाती है थ्योरी। एक्स इज़ कंसर्न्ड ऑटोक्रेटिक थ्योरी और थ्योरी वाई जो है वो डेमोक्रेटिक होती है। द एवरेज पर्सन डिसलाइक वर्क, ये कौन कहते हैं कि जो पर्सन अपने काम से पसंद करता है और अपने काम से दूर भागता है, ये थ्योरी एक्स वाले कहते हैं, वाई ने एक्स वाले कहते हैं। पीपल विल अप्लाई सेल्फ कंट्रोल, अपने सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डायरेक्शन इन द परसूट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव विदाउट एक्सटर्नल ग्राउंड आर द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू, तो ये वाई वाले कहते हैं। मोस्ट पीपल मस्ट बी फोर्स्ड विद द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट टू वर्क टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिनको सख्ती करनी पड़ती है काम लेने के लिए, एक्स वाले होते हैं। पीपल यूजली एक्सेप्ट ऑफन सीक रिस्पॉन्स, जो अपनी एक्सेप्ट करते हैं, अपनी जिम्मेदारी को लेते हैं, वो वाई वाले होते हैं। लिबरेटिंग एंड डेवलपमेंट, कंट्रोल, अचीवमेंट एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, अचीविंग, पावरिंग एंड गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आर द, ये सारी वाई की खसूसियात हैं। उसके बाद है अथॉरिटेरियन, रिप्रेसिव स्टाइल, टाइट कंट्रोल, नो डेवलपमेंट, लिमिटेड प्रोडक्शन एंड डिप्रेस कल्चर, तो ये सारे एक्स में होते हैं। एक्स नेगेटिव वाली साइड होती है, वाई पॉजिटिव वाली साइड होती है। जेड वाली जो थ्योरी थी, थ्योरी जेड, ये विलियम ओची ने लिखी थी। विलियम ओची जेड थ्योरी में क्या कहता है, एक तो ये जापानीज मैनेजमेंट थ्योरी का ये पार्ट है थ्योरी जेड, और इसमें कहता है कि उसमें वो जो है फ्रीडम, लार्जर फ्रीडम ऑफ विद एंड ट्रस्ट विद वर्कर ऑफ द फ्यूचर, ये इस थ्योरी के अंदर लेजर स्फीयर की तरह यहाँ भी जो ना उनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम देता है और अपने जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं। ये कहती है कि हैव स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी, के वर्कर हैव स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी एंड इंटरेस्ट इन द वर्किंग एंड, तो वर्कर जो होते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी और इंटरेस्ट जो है वो होना चाहिए। थ्योरी जेड आल्सो प्लेसेस मोर रिलायंस ऑन द एटीट्यूड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्कर, ये एटीट्यूड और उसके वर्कर के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको देखती है। These theories are mainly focused on management and motivation from the manager and organization perspective। ये XY थ्योरी होती है। मैन इज treated on the same line in machine, तो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी में मैन जो है वो उसके अंदर होता है। इसके अंदर ह्यूमन रिलेशन पर्सपेक्टिव थ्योरी, ह्यूमन की जो है वो इल्टन मायो, ह्यूमन रिलेशन पर्सपेक्टिव थ्योरी जो दी थी वो इल्टन मायो दी थी, आपने याद कर लेना है। सोशल फैक्टर एंड प्रोडक्टिविटी रिलेशनशिप, ये उसने बताया था। ह्यूमन रिलेशन पर्सपेक्टिव थ्योरी, इंसान का और जो है उसका जो रिलेशनशिप, उसके हवाले से इल्टन मायो ने ये थ्योरी दी थी, इल्टन मायो। उसके बाद अगला सवाल है 58, ह्यूमन रिलेशनशिप इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर इन द प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू, तो जो कि इंसान का जो है वो रिलेशनशिप, जब रिलेशनशिप की बात आए ना तो वो ये बिहेवियर की तरफ हमने जाना है कि जब ह्यूमन का रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है कि जो प्रोडक्शन के अंदर, तो ये बिहेवियर मैनेजमेंट थ्योरी वाले कहते हैं। और साइकोलॉजिकल थ्योरी, ये बिहेवियर मैनेजमेंट थ्योरी, द प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो ये फिर बिहेवियर की तरफ हम आ जाएंगे। वैसे इन्फ्लुएंस सिर्फ सब
कोऑर्डिनेट्स। तो ये लीडरशिप की डेफिनेशन है कि लीडरशिप वो शख्स जिसकी एबिलिटी हो कि वो इन्फ्लुएंस कर सके। प्लानिंग इज़ डन इन द एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर इन, तो इफ़ डन बाय द एडमिनिस्ट्रेटर, यानी एक बंदा जब प्लानिंग कर रहा है एक बंदा, तो उसे कहते हैं ऑटोक्रेटिक। और एडमिनिस्ट्रेशन एम्बेसिस द स्टाफ बिफोर द स्टूडेंट एंड अदर पीपल इन ऑटोक्रेटिक। एम्बेरस जो जिसको तंग करता है अपने स्टाफ को, स्टूडेंट को, अदर पीपल को, तो ऑटोक्रेटिक। जब एक बंदे के पास शाही होगी तो तब ऐसे होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन टेक द एटीट्यूड ऑफ गेट इट योर सेल्फ, खुद करो तो ये ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले कहते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटर गिव डायरेक्शन इन द फेम एंड रिजिड मैनर, सख्ती के साथ वो डायरेक्शन देता है, ये ऑटोक्रेटिक। फ्लेक्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस में होती है, ये एडमिनिस्ट्रेशन फिक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करता है, तो ये भी ऑटोक्रेटिक। प्लानिंग इफ डन कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव की बात होगी तो डेमोक्रेटिक होगा। एडमिनिस्ट्रेशन गिव ड्यू क्रेडिट टू हिज को वर्कर, अपने को वर्कर्स को काम का क्रेडिट देता है, वो भी डेमोक्रेटिक होगा। एडमिनिस्ट्रेशन इज सिंपैथेटिक इन, ये डेमोक्रेटिक में एडुकेशन जो है वो सिंपैथेटिक होगी। स्कूल एटमॉस्फेयर इज रिफ्लेक्टेड बाय रिमार्क्स वी लव टू वर्क इन, तो डेमोक्रेटिक के अंदर स्कूल एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्टेड बाय रिमार्क्स वी लव, जो काम के साथ मोहब्बत करते हैं डेमोक्रेटिक वाले होते हैं। लेजिस्फेयर जो है ये कौन थे, ये जर्मन था और फ्रेंच जो टर्म है, लेजिस्फेयर फ्रेंच टर्म है। और लेट द वर्कर टू डू, वर्कर जो करना चाहते हैं उन्हें करने दिया जाए, ये इसके एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती है। इसके अंदर लीडर का रोल पैसिव होता है और एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट डायरेक्ट सब, वो उनको ना कोई डायरेक्शन देता है ना उनके काम में पार्टिसिपेट करता है, ये लेजिस्फेयर का काम है। इस्लामिक लीडरशिप एडमिनिस्ट्रेशन, इस्लाम का जो निज़ाम है लीडरशिप एडमिनिस्ट्रेशन का वो डेमोक्रेटिक है। इस्लामिक लीडर इज़ अ मैन ऑफ जस्टिस, इस्लाम लीडर जो है वो जस्टिस को पसंद करता है। स्टडीइंग एंड इम्प्रूविंग द कंडीशन डेट सराउंड लर्निंग एंड पीपल ग्रोथ, तो ये सब सुपरविजन होती है। स्टडीइंग एंड इम्प्रूविंग द कंडीशन डेट सराउंड लर्निंग एंड पीपल ग्रोथ, तो इम्प्रूव की बात कर रहा है, जो इम्प्रूव करने वाले होते हैं वो सुपरविजन वाले। तो सुपरवाइज़र होल्ड अनलिमिटेड पावर, सुपरवाइज़र के पास अनलिमिटेड पावर होती है। अनस्टेबल टू नो अदर पर्सन, तो ये ऑटोक्रेटिक सुपरविजन होती है कि जो होल्ड अनलिमिटेड, उस सुपरवाइज़र के पास अनलिमिटेड पावर है और आंसरेबल है, किसी को आंसरेबल नहीं है वो ऑटोक्रेटिक होगा, और जो आंसरेबल होगा वो डेमोक्रेटिक होगा। एज पर वे यूज ऑफिशियल पावर एंड स्ट्रिक्ट इन इन्फोर्सिंग रूल्स गिविंग, ये अथॉरिटेटिव वाले वही होंगे। सुपरवाइज़र यूजेज ऑफिशियल पावर्स एंड स्ट्रिक्ट इन इन्फोर्सिंग रूल्स आर गिविंग ऑर्डर्स। अच्छा 79 है, सुपरवाइज़र इज़ फ्री एंड इक्वली पार्टिसिपेंट्स इन डायरेक्शनल प्रोसेस डेमोक्रेटिक, जो खुद यानी जो सुपरवाइज़र पार्टिसिपेट करेगा ना तो वो होगा हमारा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव, जब एक शख्स की बात होगी ना, सिंगल पर्सन की बात होगी, उसी के बाद तो वो हम ऑटोक्रेटिक की तरफ जाएंगे। जब जो है ना वो पावर्स, हम जनरली बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के पास पावर है, अथॉरिटेटिव खसूस ऑटोक्रेटिक वाली होंगी तो अथॉरिटेटिव बोलेंगे। सुपरवाइज़र इज़ विलिंग टू डू वट इज़ आस्क्ड आर रिक्वायर्ड इन, तो सुपरवाइज जो है वो विलिंग टू डू, वो करना चाहता है, वट इज़ आस्क्ड टू रिक्वायर, तो ये कोऑपरेटिव सुपरविजन होगी। यानी सुपरवाइज़र इज़ विलिंग टू डू, सुपरवाइज़र जो है वो करना चाहता है, वट इज़ आस्क्ड टू, तो ये मतलब सुपरवाइज़र का जब भी आए तो आपने कोऑर्डिनेशन कोऑपरेटिव इस तरफ जाना है। सुपरवाइज़र क्रिटिकली एग्जामिन समथिंग इन आर्डर to judge the its equality or conformity with rules or the law in inspectional supervision, यानी सुपरवाइज़र क्रिटिकली एग्जामन, सुपरवाइज़र जो होता है क्रिटिकल एग्जाम करे समथिंग इन ऑर्डर टू जज द इट्स क्वालिटी, उसकी क्वालिटी देखने के लिए, और कन्फर्मिटी विद रूल्स एंड लॉ, तो ये इंस्पेक्शन होगा, यानी जिसमें थोड़ी सख्ती होगी, जिसमें रूल्स और लॉ को देखा जाएगा, चेक किया जाएगा, तो वो इंस्पेक्शन होगा। इन दिस काइंड ऑफ सुपरविजन सुपरवाइज़र टेंड टू क्रिटिसाइज अ पर्सन और एन एक्टिविटी पॉजिटिवली इन, तो ये क्रिएटिव सुपरविजन होगी कि जिसके अंदर वो सुपरवाइज़र जो है क्रिटिसाइज़ करेगा और एक्टिवली जो पॉजिटिवली चीज़ों को देखेगा। डैश सुपरविजन मीन्स प्रैक्टिस ऑफ लेटिंग पीपल टू, लोग अपनी मर्जी से सब कुछ करें, वो लेजिस्लेटिव होगा। TQM ये होता है, ये टोटल क्वालिटी मैनेजर, टोटल मैनेजमेंट क्वालिटी। द एलिमेंट्री स्कूल टीचर और डायरेक्टर, ये हेडमास्टर के रिस्पॉन्स होते हैं। हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गोज बैक टू, ये 5000 साल पुरानी है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि टू लोग को देखना चीज़ों को। द फंक्शन ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट आर, तो ये फंक्शनल ऑफ ये पर्सनल टास्क भी है एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन और उसका इंस्ट्रक्शनल टास्क भी है। प्रोविजन ऑफ एजुकेशन इन्वायरमेंट है, ये इंस्ट्रक्शन एजुकेशन का इन्वायरमेंट देना, ये इंस्ट्रक्शनल टास्क है, और जिसके अंदर बिल्डिंग वगैरह ये नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क के अंदर आती हैं। बॉस इज ऑलवेज राइट, ये ऑटोक्रेटिक के अंदर होता है।
और इसके इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सुपरविजन यूजली कैरिड आउट बहुत कौन हेडमास्टर करता है। फॉयल ने जो प्रिंसिपल दिए वो 5 दिए थे, जो मैंने आपको मैं प्लानिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग कमांडिंग। इसके बाद ये गुलिक एंड उर्वेक के अंदर 7 स्टेप्स दिए थे, तो ये वाला यहीं पे याद कर लें। POSD तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो ये वाला आपने याद, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो ये सारे ये वाले पूछे गए हैं यहाँ तक 101 तक, ठीक है। स्कूल बजट इंक्लूड, स्कूल के बजट में क्या होता है, वो डेवलपमेंट बजट भी होता है, नॉन डेवलपमेंट बजट कौन सा होता है, वो बजट होता है जिसमें हम कोई चीज़ नहीं बनाते, जैसे कोई कमरा बना रहे हैं, लेबॉर्ट्री बना रहे हैं, कंप्यूटर लैब, कोई चीज़ नहीं बना रहे हैं, वो उसको कहते हैं हम डेवलपमेंट। नॉन डेवलपमेंट बजट वो होता है जो हमारी सैलरीज होती हैं, जो रनिंग कास्ट होती है, जो स्कूल को चल, जैसे NSB है वो नॉन सैलरी बजट में आएगा। BM का मतलब होता है बजट मैनुअल होता है, बजट मैनुअल। डेवलपमेंट बजट ये जिसमें लाइब्रेरी, फ्लोरिंग, सिलेक्टिंग द कोर्स ऑफ एक्शन अमंग वेरियस अल्टरनेटिव, उसके अंदर डिसीजन, मुख्तलिफ में से कोई सिलेक्ट करना, डिसीजन में ऑल ग्राड्स जो है ना वो कैश रजिस्टर में। ACR जो है ना उसका मतलब एनुअल क्रेडिशन रिपोर्ट, और ACR जो होती है वो 3 महीने से कम अरसा हो तो फिर नहीं लिखी जाती। हेनरी फाइल जो है ना वो फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फाइल को मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट का जो है वो कहा जाता है। इसके बाद है इफ़ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रिटायर्ड, अगर गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जो है 60 साल की उम्र में रिटायर, तो उस रिटायरमेंट कहते हैं सुपर एनुएशन। ये सुपर एनुएशन रिटायरमेंट वो रिटायरमेंट होती है जिसके अंदर जो है ना जिसके अंदर वो एम्प्लॉय जो है उसको 1 साल की LPR यानी 1 साल की छुट्टी मिलती है और वो पूरी तनख्वाह लेता है। थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लें, मतलब कि एक होती है जो इसके लिए एक शख्स जिसकी 30 साल सर्विस हो, या उसने 59 साल तक जो है ना वो की हो, जॉब की हो, उसको फिर जो है ना वो आखिरी साल जो 60 साल पूरा होने के लिए उसको एक सुपर एनुएशन वो रिटायरमेंट होती है। वो रिटायरमेंट ऐसी रिटायरमेंट होती है जिसको उसको पूरा महीना पूरा साल पूरी तनख्वाह मिलेगी और साल के बाद वो पेंशन लेगा। और अगर वो इसको कहते हैं सुपर एनुएशन, और अगर LPR पे जाना भी कहते हैं कि लीव पर, वो आगे हम पढ़ेंगे। इस तरह जो शख्स 6 महीने पे लेना चाह रहा हो ना कि 6 फौरी तौर पे मुझे वो ग्रेजुएटी और पैसे वगैरह सब कुछ मिल जाए, तो उसे कहते हैं लीव, जो है लीव इन कैशमेंट। उसको 6 मंथ की पे मिलती है और उसको बाकी पैसे मिल जाते हैं, ये लीव इन कैशमेंट होती है। तो कैश बुक का जो है वो DDO मैनेज करता है। टीचर की जो सैलरीज होती है वो कैश बुक रजिस्टर में लिखी जाती हैं। सुपरनेशन के लिए 60 साल का उम्र का होना ज़रूरी है, उम्र का होना ज़रूरी है। क्वालिफाइंग पेंशन एज, तो 25 साल अगर कोई बंदा सर्विस करता है तो वो यानी उस शख्स को पेंशन मिलेगी जो 25 साल सर्विस करेगा। चाहे को 18 साल की उम्र बढ़ती हुआ 25 साल करके वो रिटायर हो सकता है और उसको पेंशन मिलेगी। END से मुराद होता है एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स कहा जाता है। अंडर द डिवोल्यूशन ऑफ पावर द रिस्पॉन्सिबिलिटी गिविंग एजुकेशन, तो डिस्ट्रिक्ट का काम है कि वो दें। अच्छा, SNE कहते हैं शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर, जिसके जब बजट के अंदर ना ये दिया जाता है, SNE दी जाती है कि हमें कितने नए अगले साल के लिए, माली साल के लिए कितने एक्सपेंडिचर हमें चाहिए, इसे SNE बोलते हैं। चेंज एजेंट जो होता है वो टीचर होता है। बजट का मतलब होता है कि इनकम कमिंग और एक्सपेंडिंग इमेज। स्पार्क प्लग कहते हैं टाइम टेबल को। और डिस्पैचिंग रिसीविंग के लिए यानी कि भेजने और लेने के लिए जो होता है वो क्रॉसपॉन्डेंस रजिस्टर होता है। इन विच रजिस्टर रिमार्क्स आर रिटन, तो जो कंडक्टर जिस स्टूडेंट के जो रिमार्क्स होते हैं, स्टूडेंट के अच्छा किया बुरा किया उसे कंडक्टर रजिस्टर में लिखते हैं। और जो इंस्पेक्शन ऑफिसर आता है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का होता है वो अपना के लॉग बुक के अंदर जो लिखता है। जो हमारा हेडमास्टर हमें जो है ना वो देता है, ऑर्डर देता है स्कूल के अंदर कुछ करने के, तो ऑर्डर बुक में लिखा जाता है। इसी तरह जो अगर स्टूडेंट लड़का जो है ना वो स्कूल से छुट्टी करता है और 6 मुसलसल छुट्टियाँ करे तो उसे हम नाम खारिज कर देते हैं। इसी तरह अगर लड़की 10 दिन मुसलसल स्कूल से छुट्टी करे तो उसका नाम खारिज कर दिया जाता है। स्कूल के स्टॉक रजिस्टर जो स्टॉक होता है उसको हर साल 30 जून को चेक किया जाता है। और अगर स्कूल में जो है ना वो बहन भाई 3 बहन भाई पढ़ रहे हैं तो एक की फ़ीस जो है वो हाफ़ हो जाएगी। MC ग्रेगर जो था जिसने जो थ्योरी दी थी XY, वो एक सोशल साइकोलॉजिस्ट था, वो एक सोशल साइकोलॉजिस्ट था MC ग्रेगर। तो ये हमने के लिए एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के MCQ, इसी को उधर से करेक्ट से भी करेंगे तो होप सो आपको जो है ना वो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।